हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का MLS का मैच, जो कि होने जा रहा है सान होसे अर्थक्वेक और सिएटल साउंडर्स के बीच में। इस मैच से पहले हम शेफील्ड शील्ड का मैच का एनालिसिस वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने वो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लेना, क्योंकि इस मैच से पहले वो मैच होने वाला है। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें, अगर आज वाले मैचेस की हम बात करें, कमाल का गया था। मैं कहूँगा अल्टीमेट जाता, मतलब सारे मिनीजियल्स हमारे विन हो जाते अगर हमारा कैप्टन जो था वो पेनल्टी मिस नहीं करता, मतलब शॉट ऑन टारगेट भी नहीं रख पाया। और पेनल्टी मिस करने के पॉइंट्स अलग नेगेटिव वो लेके चला गए थे। नहीं तो अगर वो पेनल्टी गोल हो जाता तो पेनल्टी के तो पॉइंट्स हमें मिलते ही, साथ में जो असिस्ट बनाने वाले प्लेयर थे वो भी हमारे पास अवेलेबल थे, उनका भी पॉइंट हमें मिल जाता। नहीं तो ओवरऑल सही गया है। अगर वो होता तो अल्टीमेट जाता, नहीं तो फिर भी हमारा विन ही गया है। आई होप आप सभी ने जीत हासिल करी होगी और रिज़ल्ट आपके सपोर्ट में गया होगा। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच जो है होने जा रहा है अर्थक्वेक स्टेडियम, जो कि सान होसे अर्थक्वेक का होम ग्राउंड है। तो हमने MLS का जो आखिरी मैच कवर किया था वो सान होसे अर्थक्वेक का ही मैच था अगेंस्ट पोर्टलैंड टिम्बर्स। तो वहाँ से कुछ आइडिया आई होप आप सभी को होगा इस टीम के बारे में। अगर आइडिया नहीं भी है तो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। करंट पोजीशन की बात करें तो सिएटल साउंडर्स वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में 14 टीमों की टेबल में पहले स्थान पर हैं, और सान होसे अर्थक्वेक है 7वें स्थान पर। ठीक है। अभी दोनों टीमों के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। सिएटल साउंडर्स पहले स्थान पर जो हैं, इनके अटैक में भाई साहब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। विंग का इस्तेमाल ये करते हैं, कभी कभार सेंट्रली भी अटैक पे आते हैं। बहुत सारे कंट्रोलर हैं इनके अटैकिंग थर्ड में। डिफेंस ठीक ठाक है, मैं कहूँगा बहुत बुरा भी नहीं, बहुत सही भी नहीं, लेकिन कहीं कभार कुछ कुछ मैचों में इनका डिफेंस एक्सपोज भी हुआ है। ये जीतते हैं लेकिन गोल लगभग कंसीड कर ही लेते हैं। ठीक है। लेकिन अटैकिंग फायर पावर इतना ज़्यादा है, इसके वजह से ये कभी भी गोल क्या कंसीड कर रहे हैं उतना मैटर करता नहीं है। इनके मिडफील्ड में भी बहुत ही बढ़िया 2-3 कंट्रोलर है, लेकिन एक प्रॉब्लम उनको इस मैच में हो सकती है। ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, चांसेस हो सकता है, फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस है कि इनके फर्स्ट टीम बहुत सारे मेन फुटबॉलर्स नहीं खेल रहे हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग इनके मेन अटैकर, मेन मिडफील्डर, वन ऑफ द मेन डिफेंडर्स। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि कल के मैच में नहीं खेलेंगे इनके टीम के होकर। तो यही एक दिक्कत हो सकता है। नहीं तो अगर इनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते तो अनडाउटेडली इस मैच में वही फेवरेट थे, बहुत दूर दूर तक फेवरेट थे, अभी भी फेवरेट है, लेकिन ये परसेंटेज जो है थोड़ा कम हो चुका है। इनका स्टाइल ऑफ प्ले क्या क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, मैं आगे आपको समझाता हूँ। दूसरी तरफ से सान होसे अर्थक्वेक की बात करें तो बहुत ही ख़राब हालत में थे वो पहले 5-6 मैचेस के पहले तक, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उन्होंने जीत हासिल करी है। लेकिन ये है ऊपरी ऊपरी बातें, अगर आप नीचे से थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जीत उन्होंने दर्ज करी थी वो इस सीज़न में वन ऑफ द स्लॉपीएस्ट टीमों में से है। ठीक है। LA गैलेक्सी जो शायद आखिरी पायदान पर है इस मोमेंट पर, उनको उन्होंने 2 बार हराया है इस बीच, मतलब जो आखिरी 4-5 मैच वो जीते हैं। वैंकूवर वाइट कैप्स को उन्होंने हराया है, स्पेशली तब जब वो टीम ऑलरेडी 2 मैन डाउन हो चुके थे। तो ऐसे टीम्स के अगेंस्ट में जीत उन्होंने हासिल करी है, लेकिन जीत जीत होती है तो इनके पास भी मोटिवेशन जो है ना वो काफ़ी हाई होगा। ठीक है। लेकिन रिसेंट जब हम हेड टू हेड वगैरह और बाकी चीज़ें की वगैरह बात करेंगे, तब मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा सान होसे अर्थक्वेक की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं। इंजरी न्यूज़ की बात करें, यहाँ पर बड़ा लंबा लाइन है। ठीक है। सिएटल साउंडर्स के होकर जोआओ पाउलो, जो इनके वन ऑफ द मेन डिफेंडर्स मिडफील्डर्स थे, वो नहीं खेलेंगे। राउल रुइदियास इनके मेन अटैकर, जावियर आरिएगा इनके वन ऑफ द मेन सेंट्रल डिफेंडर्स, स्वेंसन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मिडफील्ड में। ये सारे फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स थे और सारे ही कल के मैच पे नहीं खेलेंगे। सान होसे की तरफ से कजाइस विली अननोन किसी रीज़न की वजह से अवेलेबल नहीं है, और मार्कोस लोपेज जो इनके लेफ्ट बैक हुआ करते थे वो अवेलेबल नहीं होंगे। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था यहाँ पर 60-1 से हरा था सिएटल साउंडर्स ने, और आप नोटिस करेंगे पूरी तरीके से विंग से झंझोड़ के रख दिया था इनको। ठीक है। यहाँ पर मॉरिस 1 गोल 2 असिस्ट, जोन्स यहाँ पर खेल रहे थे राइट फ्लैंक पर, और स्पेशली राइट साइड से काफ़ी प्रेशर यहाँ पर देने की कोशिश करी गई थी। लीड दाम जो राइट फ्लैंक पे खेल रहे थे उन्होंने भी 1 गोल असिस्ट मारा, उनके राइट विंगर ने गोल मारा, इनके जो स्ट्राइकर थे रुई दियास उन्होंने भी यहाँ पर 2 गोल करे। तो ये सब कुछ हुआ। इनके अटैकिंग मिडफील्ड में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर खेलते हैं, वो है निकोलस लोदेइरो। क्या नहीं करते हैं ये, गोल में कंट्रीब्यूशंस रखते हैं, पेनल्टी टेकर हैं, अभी तक 4 पेनल्टी मिले हैं, हर पेनल्टी इनका गोल में गया है। पासेस कमाल के निकालते हैं, सेट पीस लेते हैं, क्रॉसेस निकालते हैं, बहुत ही बढ़िया एक कंट्रोलर हैं, और अटैकिंग थर्ड में खेलने के बावजूद भी आप लगभग इनसे 50 से ज़्यादा पासेस की उम्मीद भी रख सकते हैं। तो एक स्टेडीली अच्छे पॉइंट स्कोरर ये हैं,
निकोलस लोदेरो, गलती से भी आप इनको मिस नहीं कर सकते अगर खेलते हैं तो ऑफकोर्स। बाकी आप देख सकते हैं अटैकिंग थर्ड में कमाल का परफॉर्मेंस था। एक गोल हालांकि कंसीड कर लिया था पेनल्टी से, नहीं तो पूरे मैच में वो क्लीन शीट रख के भी जीत सकते थे यहाँ पर। और यहाँ पर बताने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं था। एकमात्र गोल वॉन्डरलॉस्की ने पेनल्टी से करा था, लेकिन वो शायद अभी इनके पहले चॉइस नहीं है पेनल्टी टेकर के मामले में, क्योंकि आखिरी जो पेनल्टी मिला था इनको उन्होंने मिस किया था, इसीलिए। तो रिपोर्ट की बात करें, कुछ खास बताने के लिए ऑफकोर्स नहीं है, ठीक है। ओवरऑल डोमिनेशन, सारे अटैकर्स ने गोल किया, डिफेंडर्स ने गोल किया, क्या ही बताएं। सेट पीस से भी गोल हुआ, पोजीशन यहाँ पर सिएटल साउंडर्स ने रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो गोमेस जो इनके सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं और मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस सेंट्रल डिफेंडर हैं इनके टीम में। इन्होंने सबसे ज़्यादा टैकल्स यहाँ पर जीते थे। उसके बाद आरिएगा जो कि अवेलेबल नहीं है, तोलो का नाम आपको दिख जाएगा। अलानिस के इंटरसेप्शंस थे जो कि सान होसे अर्थक्वेक की तरफ से खेलते हैं। पोजीशन था सिएटल साउंडर्स के पास, तो पासेस के मामले भी इनके ही प्लेयर्स हैं। आरिएगा, जोआओ पाउलो, देख सकते हैं आप, लोदेरो देखिए 50 के ऊपर पासेस, और अलानिस के सबसे ज़्यादा थे सान होसे की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट के मामले में मॉरिस, रुई दियास, तोलो, जो सारे जो अटैकर्स हैं सबके ही नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और डिलीवरी ऑफ द क्रॉसेस के मामले में लोपेस और एस्पिनोजा, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो इनमें से लोपेस अवेलेबल नहीं है जो आपने ऊपर देखा। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करते हैं तो पहले ये एक हार आप देख लीजिए सिएटल साउंडर्स का। यहाँ से इनकी वीकनेस क्या है ये आपको समझ में आएगी। इनका भी वीकनेस जो है ना, ये विंग के अगेंस्ट में काफ़ी वल्नरेबल है, ठीक है। मतलब सेंट्रली तो काफ़ी क्वालिटी है, सेंट्रल मिडफील्ड की बात करी जाए, सेंट्रल डिफेंस में बात करी जाए, सेंट्रल अटैकिंग थर्ड में भी काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ इनके पास हैं, लेकिन विंग के अगेंस्ट इनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता है। तो यहाँ पर लॉस एंजल्स एफसी ने उनको हराया था, और ये रिसेंटली ज़्यादा मैचेस वो हारे नहीं हैं, उनमें से एक हार है जो मतलब रेयर जो हार उनको नसीब हुआ है कुछ मैचेस में। इनके जो राइट विंग पे लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे उन्होंने ही मतलब सारे गोल्स और असिस्ट वगैरह यहाँ पर बनाए थे। एकमात्र गोल यहाँ पर वापस किया था लोदेरो ने, कुछ खास बताने के लिए था नहीं। आप देख सकते हैं जो फुल बैक्स थे उन्होंने उनको पूरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया था। इनके मिडफील्ड में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि जोआओ पाउलो के बारे में तो बताया, क्रिस्टियन रोल्दान यहाँ पर खेल रहे थे। ये किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं मिडफील्ड में, इनको अटैकिंग थर्ड में भी खिलाया जाता है, डिफेंसिव थर्ड में भी खिलाया जाता है। इनका पोजीशन क्या हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अटैकिंग थर्ड में खेलते हैं तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन डिफेंसिव थर्ड में अगर खेलते हैं तो ज़्यादा रोल्स इनका आता नहीं है। स्टैटिस्टिकली अच्छे प्लेयर हैं डिफेंसिवली भी, लेकिन अगर समझ लीजिए एक वीकर टीम के अगेंस्ट में उनका मैच होता है तो हो सकता है डिफेंसिव पोजीशन पे खिलाने से इनको ज़्यादा कोई रोल लेना ना पड़े। तो यही एक चीज़ है जो आप इनसे नोटिस कर सकते हैं। बाकी और कुछ बताने लायक खास है नहीं। ओवरऑल डोमिनेशन फ्रॉम एले, ऑफुल डिफेंडिंग यहाँ पर सिएटल साउंडर्स का, यही इनका वीकनेस है जो यहाँ पर एक्सपोज कर दिया था एले ने। एले रिप्ड सिएटल साउंडर्स यूजिंग विंग्स, 2 गोल्स केम फ्रॉम देयर, स्कोर्ड एंड कंसीडर फ्रॉम सेट पीस। पोजीशन यहाँ पर रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे तो फिर से गोमेस का नाम आपको दिख जाएगा, साथ में रोल्डान जो विंग पे खेल रहे थे सिएटल साउंडर्स के होकर इस मैच में। उनकी इंटरसेप्शन से जोआओ पाउलो के पासेस, लोदेरो के 17 क्रॉसेस इंक्लूडिंग 2 बिग चांसेस। अगला मैच आपको उनकी स्ट्रेंथ जो है समझ में आएगी। LAFC के अगेंस्ट में यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करा था 3-0 गोल से। जिस LAFC थे वो हारे थे, उसी LAFC को यहाँ पर हराया था। तो देखिए 3 गोल जो आए, हालांकि 2 गोल उनमें से पेनल्टी से आया था, लेकिन इनका सेंट्रल अब एरिया जो है मिडफील्ड में वो कितना अच्छा कंट्रोल हो रहा है देखिए। क्रिस्टियन रोल्दान यहाँ पर आ गए सेंट्रल मिडफील्ड में, ठीक है, जैसे मैंने बताया मिडफील्ड में किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं। जोआओ पाउलो कमाल का कंट्रोल उन्होंने करा था इस मैच पर, और हर मैच में ये कमाल का कंट्रोल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है इंजरी के चलते शायद। गोल स्कोरर निकोलस लोदेरो ने 2 गोल मारे थे पेनल्टी से, और रुई दियास का 1 गोल था। बाकी डिफेंसिवली भी यहाँ पर ठीक ठाक काम था, कुछ खास बताने के लिए नहीं है। 2 पेनल्टी यहाँ पर मिल गया था, नहीं तो ओवरऑल यहाँ पर फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस ही था। अगर वो 2 गोल नहीं भी आते तो भी शायद 1-0 से जीत हासिल वो कर सकते थे। एले ट्राइड फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये एक चीज़ आपको दिखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड से हमेशा ही नॉक करती है टीमें अगेंस्ट सिएटल साउंडर्स, लेकिन चलिए गोल कोई नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो तोलो, जोआओ पाउलो के टैकल्स आपको विनिंग दिख जाएंगे। उसके बाद लीड दाम और अरेगा। लीड दाम इनके वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स हैं, ये मतलब 3 गोल भी सीजन में इनका हो चुका है, और डिफेंसिवली भी काफ़ी सही स्टैटिस्टिक्स वगैरह होते हैं। तोलो का जो है थोड़ा सा डिफेंसिव है, अटैकिंग थर्ड में थोड़ा कम जाते हैं लीड दाम से, लेकिन लीड दाम अटैक और डिफेंस दोनों में ही कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद अरेगा के सबसे ज़्यादा क्लियरेंस थे। तोलो, रोल्दान देखिए यहाँ पर क्लियरेंस के मामले में इनका नाम है, काफ़ी कॉम्पैटिबल फुटबॉलर हैं, हर तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। जोआओ पाउलो के पासेस एज एक्सपेक्टेड, और क्रॉसेस के मामले में लोदेरो और रुई दियास जो कि कल के मैच में नहीं खेलेंगे। आखिरी जो मैच आप कंसिडर कर सकते हैं वो है सॉल्ट लेक के अगेंस्ट में, जहाँ पर 2-2 की बराबरी हुई थी। यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ गया था उनको,
ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट चलिए वापस उन्होंने ले लिया। यहाँ पर देखिए रोल्डान अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे खेल रहे हैं, तो कितने वर्सटाइल फुटबॉलर हैं आप देख सकते हैं। दो रोल्डान हैं, एक तो है क्रिश्चियन रोल्डान और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नंबर 16 एक रोल्डान है, एलेक्स शायद नाम है इनका, या फिर जो भी नाम है, जो डिफेंस में लिस्टेड हैं ड्रीम 11 पर। ये ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन अगर खेलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल फुटबॉलर ये भी है। ठीक है, ये भी किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं मिडफील्ड में। यहाँ पर एक मैच में इन्होंने स्टार्ट करा था, असिस्ट भी प्रोवाइड करा था। गोल स्कोरर यहाँ पर लोदेरो थे, और गोमेज जिनका नाम मैं बार बार कहूँगा डिफेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफेंसिव का टेस्ट तो सही है ही, सेट पीस से भी इस सीज़न में 2 गोल वो कर चुके हैं। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर आप नोटिस करिए, यहाँ पर सॉल्ट लेक का जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड था वो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड और सेंट्रल डिफेंस जो था वो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो इससे क्या हो गया कि जो स्ट्रेंथ है सिएटल साउंडर्स का सेंट्रली अटैक करने का, वो यहाँ पर हो गया था ब्लॉक, जिसके वजह से यहाँ पे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तोलो और यहाँ पर रोल्डान जो विंग बैक के तौर पे खेल रहे थे, लेकिन जनरली वो विंग डिपेंडेंट टीम है नहीं, तो इसीलिए कुछ खास फ़ायदा उठा नहीं पाए। तो विंग का इस्तेमाल करने के बावजूद भी 2 गोल जो आए, एक आया था सेट पीस से और दूसरा भी पेनल्टी से आया था। मतलब काफ़ी लकी थे यहाँ पर, क्योंकि मिडफील्ड ब्लॉक हो गया तो इनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती है। यही इनकी कुछ हद तक वीकनेस है। डिफेंस में एरर तो वगैरह डिफेंस में वीकनेस तो है ही, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो अगर आप इनको सेंट्रली ब्लॉक कर सकते हैं तो आप इनको ओवरऑल ब्लॉक कर सकते हैं। स्कोर्ड एंड कंसीडर्ड फ्रॉम सेट पीस सेंट्रली सॉल्ट लेक वी आर गुड इनफ डिफेंसिवली, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी थी सिएटल साउंडर्स की टीम। सॉल्ट लेक ने भी यहाँ पर लेफ्ट साइड का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जहाँ से आप देख सकते हैं कोई शायद ऑपरेट कर रहे थे। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो ओनील और रोल्डान के फिर से आपको टैकल्स विन दिख जाएंगे। गोमेज के क्लियरेंसेस, साथ में अडेगा तोलो, गोमेज की इंटरसेप्शन के मामले में सबसे ज़्यादा है, और लोदेरो सबसे ज़्यादा पासेस, सबसे ज़्यादा क्रॉसेस। तो यही कुछ चीज़ें हैं। अटैकिंग थर्ड में वर्सेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल ये खेलते हैं, अगर मौका मिलता है तो बहुत ज़्यादा गोल्स के लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली अलर्ट टीम नहीं है, स्पेशली कल के मैच में आप इनसे ये चीज़ और ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर्स वगैरह हैं इनके, वो बहुत कल के मैच में खेलेंगे नहीं। स्विंसन, जोआ पाउलो, जिनके बारे में मैंने बताया। अटैकिंग थर्ड में जनरली सेंट्रली जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग पे भी क्वालिटीज़ हैं, और अगर मौका मिले तो वहाँ से भी वो हिट कर सकते हैं, जो आपने हिट टू हिट में देखा। यही कुछ चीज़ें हैं, और कुछ खास बताने के लिए नहीं है इनके बारे में। सान होसे अर्थक्वेक के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, तो आई होप अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो स्ट्रेंथ है मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो आपको देखने को मिलेगा। ये विंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इनके फुल बैक्स भी काफ़ी सही ऑपरेट वगैरह करते हैं। इनके अटैकिंग थर्ड में एक बहुत ज़्यादा सही प्लेयर है, जो कि नाम है क्रिश्चियन शायद एस्पिनोज़ा। मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ये रखते हैं, और डिफेंसिवली भी अच्छे खासे पॉइंट स्कोर करने की क्षमता रखते हैं। ये एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर मतलब गोल असिस्ट नहीं भी करेंगे ना, तब भी किसी गोल स्कोरर से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने की क्षमता ये रखते हैं, ठीक है। इसके सिवाय इनके दूसरे जो विंगर होते हैं वो फिएरो हैं। पिछले मैच में भी हमने इनको लिया था, अगर आपने वो मैच खेला होगा हमारे साथ। खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह इनके काफ़ी सही हैं। अटैकिंग थर्ड में वोंडोलोस की इनिशियली स्ट्राइकर के तौर पे खेल रहे थे, लेकिन रिसेंट कुछ फॉर्म उनका अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके वजह से रियोस अभी इनके स्ट्राइकर के तौर पे खेल रहे हैं। वोंडोलोस की थोड़ा पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वीकर टीम है तो इनके डिफेंस के ऊपर हमेशा प्रेशर बनता रहता है। इनके सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में दोनों लगभग एक सेट प्लेयर की तरह खेलते हैं, यूएली और जडसन। लगभग हर मैच पे इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है, और लगभग स्टैंड आउट भी कर देते हैं। यूएली ने बीच में एक गोल भी करा हुआ है, जडसन ने कोई गोल वगैरह नहीं करे हैं। दोनों ही प्लेयर से आप ज़्यादा कोई गोल्स की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन डिफेंसिव स्टैटिस्टिक्स इनके काफ़ी सही होते हैं। इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं, जो कि कल के मैच में शायद खेलेंगे, लीमा और थॉमसन, इन दोनों ने ही काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है अभी तक। आखिरी जो कुछ मैचेस हुए हैं वहाँ पर इन दोनों ने गोल असिस्ट भी करे हुए हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे जीत दर्ज हुई है सान होसे अर्थक्वेक की तरफ से, तो अगर आप इनके डिफेंस में किसी को ढूंढ रहे हैं ना, तो इन दोनों को पहले आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। कम से कम एक को तो प्रायोरिटी दे ही सकते हैं, क्योंकि ये अटैकिंग थर्ड में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेंट्रल डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो है बीसन। पासेस के मामले में बात कर लीजिए या टैकलिंग वगैरह, सब कुछ यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सेट पीस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हराया था वैंकूवर व्हाइटकैप्स को 3-0 से। तो कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि वैंकूवर व्हाइटकैप्स ऑलरेडी 2 रेड कार्ड उनको मिल चुका था, तो ज़्यादा कोई चांस उनके पास था भी नहीं। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो जडसन टैकलिंग और पासिंग के मामले में इनका नाम दिख जाएगा आपको। उसके बाद लीमा, जिनके इंटरसेप्शन वगैरह थे,
जंगवर्थ के क्लियरेंस वगैरह। जंगवर्थ इनके सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं कि डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर भी खेल सकते हैं। पासेस के मामले में जंगवर्थ का नाम है, साथ में यूएली बीसन का नाम आपको दिख जाएगा। अटैकिंग थर्ड में एस्पिनोसा, सबसे ज़्यादा क्रॉस एंड शॉट्स ऑन टारगेट। मार्चिनकोव्स्की के सबसे ज़्यादा सेव्स। कोलोराडो रैपिड्स ने यहाँ पर 5-0 से हराया था और ये इसी बीच का मैच है। मतलब जब मैं कह रहा था कि 4-5 मैचेस से पहले तक दूर दूर तक ये नहीं थे लीग टेबल में कहीं पे, एक बिल्कुल आखिरी पायदान पर थे, तो उस दौर का मैच है। यहाँ पर 5-0 से हराया था इन्होंने उनके ओपोनेंट ने। यहाँ पर भी आप देख सकेंगे विंग का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था कोलोराडो रैपिड्स ने, और कुछ खास नहीं है, नथिंग टू से मच। सेट पीस से गोल कंसीड किया। बीसन और जंगवर्थ के यहाँ पर पासेस वगैरह थे। और मतलब लॉस एंजल्स गैलेक्सी को यहाँ उन्होंने 2-1 से हराया था। जैसे मैंने बताया कि इस बीच में जो 3-4 जीत उन्होंने दर्ज करी है, उसमें एलए गैलेक्सी को उन्होंने 2 बार हराए हुए हैं। वो एलए गैलेक्सी जो कि इस सीज़न में आखिरी पायदान पर विराज कर रही है लीग टेबल में। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर फिर से फुल बैक्स का कंट्रीब्यूशन था और एक गोल यहाँ पर रियोस ने पेनल्टी से करा था। यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए नहीं है। स्कोर्ड एंड कंसीडर्ड फ्रॉम सेट पीस। एले ने राइट साइड से हिट करने की कोशिश करी, सान होसे के पास पोजीशन था। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें, फिर से जडसन के टैकल्स आपको दिख जाएंगे। टैकलिंग के मामले में जडसन हमेशा ही ऊपर रहेंगे यूएली से, और पासेस के मामले में भी कुछ हद तक आप जडसन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। साथ में यूएली बीसन के पासेस वगैरह हैं ही। एस्पिनोसा अटैकिंग थर्ड के मेन प्लेयर। तो यही कुछ चीज़ें हैं। लिमिटेड नंबर्स ऑफ प्लेयर हैं, ज़्यादा आप इनसे उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। रीसेंट फॉर्म हो सकता है आप देखेंगे कि रीसेंट वो जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप डेप्थ में अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी वीकर ओपोनेंट, काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म ओपोनेंट्स हैं जिनके आगे इन्होंने जीत हासिल करी है। तो इसको कितना ज़्यादा कंसिडरेशन में लाना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगता है सब कुछ देखने के बाद, और स्पेशली क्योंकि सिटल साउंडर्स की तरफ से 2 बहुत ही अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर्स उनके मेन डिफेंडर नहीं खेल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में थोड़ा अलग हट के रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भी मुझे लगता है कि मिनिमम ये एक्सपेक्टेशन तो आप रख ही सकते हैं कि दोनों टीम की तरफ से कल गोल होगा। ठीक है, एक गोल तो मुझे मिनिमम उम्मीद है सान होसे अर्थक्वेक की तरफ से। लेकिन फिर भी अब मिनिमम 3 डिफेंडर लेके चलिएगा सिटल साउंडर्स की तरफ से। और ये अटैकिंग थर्ड में क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शंस ऑलरेडी आपके पास कम है। लेकिन जो भी है जैसे है, मैं आगे आपको समझाता हूँ किसको किसको आप ले सकते हैं। मेरा प्रेडिक्शन इस मैच के लिए मिनिमम ये है कि सान होसे अर्थक्वेक 1 गोल करेगी, भले ही वो 3-4 गोल खा ले। ठीक है, सेट पीस टेकर्स की बात करें तो ये कुछ नाम है, नोटिस कर लीजिएगा। मैं बार बार डिक्टेट नहीं कर रहा, यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा। गोल्स के मामले में आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाम हैं सिटी साउंडर्स की तरफ से। रुई दियाज इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं जो कि खेलेंगे नहीं। साथ में मॉरिस और लोदेरो के 5 में से 4 गोल पेनल्टी से हैं वैसे। और सान होसे अर्थक्वेक की तरफ से वंडोलस्की इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं अभी भी। असिस्ट के मामले में मॉरिस का असिस्ट भी आपको दिख जाएगा, साथ में लोदेरो। इन दोनों को आप गलती से मिस नहीं कर सकते। और मॉरिस ने तो आखिरी हेड टू हेड मैच में तबाही मचा ही रखी है। और एस्पिनोसा यहाँ पर सान होसे अर्थक्वेक की तरफ से। प्लेइंग 11 की बात करी जाए तो ये हो सकता है प्लेइंग 11 जिन प्लेयर्स पे आपको नज़र रखना है। सान होसे अर्थक्वेक की तरफ से ये दोनों फुल बैक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप डिफेंडरों में से किसी को लेना चाहते हैं तो। यूएल जडसन, इनको लगभग हर मैच पे ही काम करना पड़ता है, इसमें भी इस मैच पे भी आप उम्मीद रख सकते हैं। सेट पीस लेते हैं यूएल कभी कभार, यही एक प्लस पॉइंट है उनके लिए जडसन के ऊपर। नहीं तो जडसन की डिफेंसिव क्वालिटी हमेशा मुझे बेटर नजर आती है यूएल से। अटैकिंग थर्ड में एस्पिनोसा आंख बंद करके आपके पहले चॉइस होने चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिएरो को ट्राई कर सकते हैं बड़ी लीग में। छोटी लीग में आप शायद मैनेज ना कर पाएँ स्पेस। यहाँ पर बात करी जाए सिटल साउंडर्स की तरफ से, ब्रुइन ज़्यादा मैचेस ये खेले नहीं हैं, लेकिन इनका मूवमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बॉक्स के आसपास घूमते रहते हैं। बहुत बढ़िया लीथर स्ट्राइकर नहीं है, अगर आप चाहें इनको मिस भी कर सकते हैं। एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ मुझे नज़र में आ रही है कि इनकी सिलेक्शन परसेंटेज 19 के आसपास है, लेकिन लगभग 15% लोगों ने इनको कैप्टन बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी पिक्यूलियर चीज़ है। उसके बाद मॉरिस और लोदेरो, इन दोनों को तो आप मिस नहीं कर सकते। इबारा हो सकता है कल के मैच में स्टार्ट करें, क्योंकि उनके अदर जो मिडफील्डर हैं जो राइट फ्लैंक में खेलते हैं वो शायद थोड़े इंजरी कॉन्सर्न हैं। रोल्दान उसके बाद डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल सकते हैं कल के मैच में, क्योंकि बाकी जो मेन प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। देलेम, इनको भी जितने मौके मिले हैं अच्छा करा है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप मैनेज कर पाएंगे इनको। इनके डिफेंस में बात करी जाए तो गोमेज आंख बंद करके मेन और बेस्ट डिफेंसिव चॉइस है। उसके बाद लीडदाम, यहाँ पर स्मिथ खेल सकते हैं। अगर स्मिथ के जगह पर तोलो खेलते हैं तो तोलो को पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, नहीं तो स्मिथ को आप ले सकते हैं। और यही कुछ चीज़ें हैं। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है। मैंने डिफेंडर ज़्यादा नहीं लिए हैं, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ।
मुझे लगता है काफ़ी नेगेटिव मिल सकता है यहाँ पर सान होज़े अर्थक्वेक की टीम को। भले ही डिफेंसिवली हो सकता है थोड़ा हल्का हो भी जाए सिएटल साउंडर्स की टीम, लेकिन अटैकिंगली अभी भी मुझे नहीं लगता इनके पास क्वालिटी की कमी हुई है। रूई दियास नहीं है, ऑफ कोर्स ये एक धक्का तो है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मिनिमम एक दो गोल तो मुझे लगता है मिनिमम वो करने की क्षमता अभी भी रखते हैं, जो अटैकर्स अभी भी अवेलेबल है इनके पास। नोटिस करेंगे आप, मैंने यहाँ पर ब्रुइन को रखा है। हो सकता है कुछ लोग इनको लें, हो सकता है कुछ लोग नहीं लें। मॉरिस को तो लेना ही पड़ेगा आपको, आप इनको गलती से मिस नहीं कर सकते। और हो सकता है अटैकिंग थर्ड में डेफिनेट कैप्टन चॉइस बने, आखिरी हेड टू हेड मैच में इन्होंने धमाल मचाया हुआ है। ब्रुइन को मैंने रखा है सेंट्रल स्ट्राइकर में, स्टार्ट करेंगे। बहुत खास कुछ नहीं, लेकिन हाँ अच्छा मूवमेंट इनका रहा है जितने ही मैचेस में इनको मौके वगैरह मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं सान होज़े अर्थक्वेक के डिफेंस के अगेंस्ट में, जिनका मतलब परफॉर्मेंस इस सीजन में काफ़ी ख़राब रहा है, डिस्पाइट आखिरी कुछ मैचों में उन्होंने जीत हासिल करी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रोल्दान को रखा है, जो मुझे डिफेंसिवली और अटैकिंगली दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। ये एक ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो रिमूव करने के मामले में। लोदेइडो को मैं मिस नहीं कर सकता, पेनल्टी टेकर हैं और गोल पोचर हैं, ठीक है। पासेस के भी मुझे कंसिस्टेंटली पॉइंट देते रहते हैं। यहाँ पर यूएली और जडसन, इन दोनों को मैंने रखा है। अगर आप चाहो दोनों में से एक को रख सकते हो और एक को हटा सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अनडाउटेडली आएगा, ठीक है। और अटैकिंग थर्ड में एस्पिनोजा। रोल्दान को अगर आप चाहो तो रोल्दान को आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर ये डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे खेलते हैं तो हो सकता है ज़्यादा मौके इनको ना मिले कुछ खास करने का। इनके जगह पर जिनको आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर वोंडोलस्की का ऑप्शन आता है। मेरे लिए कुछ खास प्रायोरिटी मैं इनको नहीं देता हूँ, लेकिन बड़े अटैकर हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, काफ़ी लोग हो सकता है इनको ले भी लें। फिएरो एक काफ़ी डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, विंग पे खेलेंगे और विंग के अगेंस्ट में इश्यूज़ रहे हैं हिस्टोरिकली सान होज़े अर्थक्वेक की तरफ से। उसके बाद और मुझे कोई ख़ास ऑप्शन दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आपको होपियू और यहाँ पर बिवाना, ये दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर इनमें से कोई स्टार्ट करते हैं तो आप ट्राई ज़रूर एक बार कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टार्ट नहीं करेंगे कोई भी। अटैकिंग थर्ड में बात करी जाए, ब्रुइन को अगर आप चाहें तो एक बार के लिए ड्रॉप कर सकते हैं और उनके जगह पर रियोस को ले सकते हैं। यही हो सकता है कि फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर हों सान होज़े अर्थक्वेक की तरफ से। बाकी मॉरिस और एस्पिनोजा मेरे लिए पहले प्रेफरेंस तो रहेंगे ही। डिफेंस में बात करी जाए तो थॉमसन और यहाँ से लीमा, ये दोनों जो ऑप्शन होंगे आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि मुझे गोल कंसीड करने की जो नेगेटिव है वो उनको मिल सकता है, इसलिए मैंने नहीं रखा है। लेकिन इन दोनों में से आप एक को ट्राई कर सकते हो अगर आप मिडफील्डर में कोई ऑल्टरनेट वगैरह करना चाहते हो तो, क्योंकि इन दोनों के ही पास गोल स्कोरिंग एबिलिटी है, ठीक है। दोनों ने ही रिसेंट कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। हालांकि कितना वो इफेक्टिव होंगे सिएटल साउंडर्स के अगेंस्ट में, इसे मुझे थोड़ा सा डाउट है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सिएटल साउंडर्स हो सकता है अटैकिंगली कल के मैच में सही करे, लेकिन डिफेंसिवली उनके पास लूप होल्स होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आप कंसिडरेशन में ला सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मेरे ख्याल से मॉरिस ही बेस्ट चॉइस होने चाहिए कैप्टनसी के लिए। वाइस कैप्टनसी के लिए लोदेइरो या एस्पिनोजा में से आप किसी को ट्राई कर सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं। ब्रुइन को बड़ी लीग में एक बार ट्राई जरूर कर लेना, स्मॉल लीग में मैं सजेशन नहीं दूंगा। हालांकि हो सकता है कल के मैच में पूरा मैच वो खेलेंगे, लेकिन फिर भी मैं सजेशन नहीं दूंगा स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने को इनको। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं इन मैचेस में, आपको पता ही होगा। तो उन चेंजेस को किस तरह से हैंडल करना है और किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये सब बातें हम टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं। और वहाँ पर हम डेमो टीम भी शेयर करते हैं हर मैच की, जिसको गाइडेंस के तौर पर लेकर या फिर उस टीम के साथ भी जाकर आप अपना स्मॉल लीग जो है खेल सकते हो। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।